यूनान मिस्र रुमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाला मैं मणिकांत श्रेया एस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और हम लोग आज जो मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं, आज हम लोगों का टॉपिक है G20, जो अब G20+1 हो चुका है, यानी G21 हो चुका है ना। तो इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का जो चर्चा का केंद्र होगा वो G20 बैठक जो नई दिल्ली में इस बार आयोजित की गई, G20 का जो शिखर वार्ता 9 और 10 सितंबर जो था, भारत के लिए गौरव का पल था, जब हमारा दिल्ली, हमारी राजधानी जो दिल्ली थी, हमारी राजधानी क्या बन चुका था, विश्व का महाकुंभ बना था, जहां G20 इन द सेंस ग्रुप ऑफ द टॉप 20 टॉप मोस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, है ना। तो विश्व के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के हेड्स जो प्रमुख थे वे सभी हमारे दिल्ली में आए हुए थे, सभी का जमावड़ा दिल्ली में लगा था। भारत में जो प्रगति मैदान, दिल्ली की जो प्रगति मैदान में भारत मंडपम बना है, वह विश्व का सबसे बड़ा आज के डेट में मतलब प्रभावशाली समारोह सभा भवन वो बनकर साबित हुआ। तो इसमें हम लोग देखेंगे G20 में क्या क्या नई बातें हुई है, उन चीज़ों को देखेंगे। साथ ही बात करेंगे भारत ने इस G20 की अध्यक्षता के माध्यम से विश्व को क्या नया संदेश दिया है। भारत ने कई नए प्रतिमान स्थापित कर दिए हैं विश्व ऑर्डर पर, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर जो नया बन रहा है उसमें भारत की भूमिका को, अब भारत इस स्थिति में है विश्व राजनीति में, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की हस्ती इतनी स्थापित हो चुकी है कि ना तो कोई देश भारत पर अपना ध्वज जमा सकता है, न ही कोई देश भारत को लेकर बेफिक्र रह सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को साबित करते हुए हम लोग देखेंगे। कहा जाता है कि भारत में, हम लोग पहले बचपन में गुनगुनाया करते थे कि मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, जो कहीं से भी आता है वो यहीं का हो जाता है। ये इसको साबित कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने। इन्होंने जो G20 की अध्यक्षता को संभाल कर अपनी जो परचम को निभाया। साथ ही देखेंगे दिल्ली घोषणा पत्र में जो सर्वसहमति बन चुकी है, जो आप लोगों ने पिछले जो G20 का वार्ता हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया की बाली में, वहाँ किसी भी प्रकार का साझा घोषणा पत्र नहीं पारित हो पाया था। भारत में आयोजित होने वाली 50 विभिन्न शहरों में 200 से अधिक मतलब सभाएं बैठकें की गई G20 से रिलेटेड। और यह बैठक जो अंतिम शिखर वार्ता था जिसकी अध्यक्षता माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे थे, इस बैठक में नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है। क्या है नई दिल्ली घोषणा पत्र, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे इस G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी किया है। इसी के साथ देखेंगे चाइना के वन बेल्ट और वन रोड जो था उसका, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट, उन चीज़ों का जो एक नया विकल्प ढूंढा गया है, यानी जिसे हम लोग IMEC कहते हैं, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम लोग बनाने पर सहमति बनी है। उन सभी चीज़ों को देखेंगे। आज का हम लोगों का चर्चा जो मुख्य रूप से होने वाला G20 की स्थापना से लेकर के आज तक G21 कहाँ तक आया है, आप देखेंगे G20 की स्थापना कहाँ हुई, क्यों हुई और किस उद्देश्य से इसका गठन हुआ है, आज इसका मुख्य पर्पस कहाँ चला गया है, और इन सभी चीज़ों पर डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं BPSC PT की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं BPSC मेंस का, इन सभी एग्जाम्स में आपके लिए आज का क्लास बहुत ज़्यादा मतलब मददगार साबित होने वाला है। आपकी तैयारी में कई मील के पत्थर साबित होंगे आज के कई कंटेंट, ठीक है, जो आपको मेंस के आंसर राइटिंग में, पीटी में आपके फैक्ट्स को पकड़ने में, आपके समझ को विकसित करने में, अंतर्राष्ट्रीय के कई मुद्दों को सुलझाने में, तो इन सभी चीज़ों में आपका मदद करने वाला है। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत से पहले हम थोड़ा सा आपको डेमो दिखा दें कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। जानेंगे G20 की अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कैसे भारत देखेंगे इसमें कैसे कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ, यानी हम लोग सांस्कृतिक जो कूटनीति है, सांस्कृतिक कूटनीति को साधते हुए विश्व को कैसे हम लोगों ने अपने मतलब भारत की सभी चीज़ों को मनवाने में काम मतलब लिया है उनसे। इसके बाद देखेंगे G20 क्या है, कब गठित हुई है, इसमें कौन लोग भाग लिए। G20 के बारे में माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि आइए हम मानव केंद्रित, यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए, आइए हम मानव केंद्रित वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमान को स्वरूप देने के लिए मिलकर काम करें। तो वैश्वीकरण के नए प्रतिमान को स्वरूप देना है हमें, और वह ऐसा स्वरूप होगा जिसमें मानव केंद्र में होगी। कहाँ होगी? मानव केंद्रित वैश्वीकरण हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे इन सभी चीज़ों पर विस्तार से।
आज बात होगी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर। क्या हम लोगों ने इस पर हमारा क्या स्टैंड रहा, विश्व ने कैसे इसको समझौता की इनके साथ, तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। भारत अपनी विरासत स्थलों को विश्व के सामने कैसे विश्व को इससे परिचित कराया। भारत अपने प्राचीन कालीन जो हमारी सभ्यता रही है, जो हमारा गौरव को सब मतलब निर्धारित करता है, हमारा जो प्राचीन कालीन गौरव रहा है, प्राचीन इतिहास का जो हम गौरव को अनुभूति करते हैं, उनसे पूरे विश्व को परिचय कराया है। हमने अभी कहा कि जो कहीं से भी आता है वो यहीं का हो जाता है। जितने भी मेहमान भारत में आए उन सभी मेहमानों को आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा कि राजघाट गांधी की समाधि स्थल में जब सभी को ले जाएगा वो भारतीय बनकर गए, भारत के गमछा को गले में लिया और नंगे पांव महात्मा गांधी सत्य अहिंसा की पुजारी को पुष्पांजलि अर्जित किया उन्होंने। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे कैसे भारत का वर्चस्व विश्व अर्थव्यवस्था विश्व व्यवस्था में बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत आगमन हुआ और पीछे देख रहे हैं आपको ये दिख रहा है कौन सा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का वो चक्र। इसके बारे में भी जानेंगे, इससे क्या साबित करना चाहते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन सभी नालंदा, बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन कालीन जो हमारे यहाँ 3 महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र वे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, उन सभी चीज़ों का आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। राजघाट की चर्चा करेंगे हम लोग। G20 जो भारत मंडपम है इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या नटराज की प्रतिमा लगाकर क्या साबित किया गया, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज हमारा चर्चा ये भी होगा कि G20 का विश्व स्तर पर क्या महत्ता है, G20 में क्या क्या आज इस बार G20 2023 में क्या क्या घटनाएं हुई, इन सभी चीजों को जानेंगे हम लोग। दिल्ली घोषणा पत्र में क्या क्या चीज शामिल था, दिल्ली घोषणा पत्र को जानने के साथ साथ आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि ये अफ्रीकी यूनियन को जब दिल्ली के इस सत्र में अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्यता दिया गया है, ये कुल 55 देशों का एक समूह है, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जानेंगे हम लोग एक कॉरिडोर विकसित करने पर समझौता हुआ है। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे कई महत्वपूर्ण मित्र राष्ट्रों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो ये चाइना का है उसको काउंटर करने की दृष्टि से या फिर अपनी तरक्की को एक नया आयाम देने की दृष्टि से हम लोग एक आर्थिक गलियारा विकसित करेंगे जो सड़क मार्ग, जल मार्ग और जलमार्ग और बंदरगाह यानी इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करेगा। क्या करेगा? इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करने वाला है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस कॉरिडोर के बारे में जानेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। यह सड़क बंदरगाह का नेटवर्क होगा, सड़क भी होगा और रेल भी होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैव ईंधन बायोफ्यूल पॉलिसी, बायोफ्यूल अलायंस हम लोग बनाने वाले हैं। विश्व का एक नई व्यवस्था बनेगी, यानी जैसे हम लोग 2015 में सोलर अलायंस बनाए थे, जब इसके फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे आप कहते हैं ISA, इसकी स्थापना की गई थी और उसका मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि बायोफ्यूल को लेकर के अलायंस बनने जा रहा है। स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में भारत नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद देखेंगे ब्राजील को हम लोगों ने अगले सत्र के यानी 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता करने का ब्राजील को हम लोगों ने यह अधिकार सौंप दिया है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जानेंगे आज हम लोग की चर्चा में, इन सभी चीज़ शामिल होगी। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं इन सभी चीज़ों पर विस्तार से, है ना। इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग करते हैं विस्तार से चर्चा। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं G20 जो इस बार अध्यक्षता हम लोग 18वां G20 का सम्मेलन है। G20 तक आने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये G20 कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्यों आया, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए जानेंगे कि इसकी महत्ता को कहाँ से कहाँ तक हम लोग लेकर के आए, इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास रहेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लें इसके बैकग्राउंड पर। ये G20 विश्व के, आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो G20 है विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। क्या है? यानी विश्व के दिग्गज जो देश हैं, 20 दिग्गज देश हैं, इन सभी देशों के बारे में थोड़ा सा अगर यहाँ से चर्चा करें, अगर यहीं से हम अपना शुरुआत करते हैं चर्चा का। अगर G20 हम लोग यहाँ कहते हैं, अगर G20 की बात कर लें, यह क्या है? 20 जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला देश, 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है उन सभी देशों का ये समूह है। अगर बात कर लें इसकी महत्ता क्या है, ये पूरे विश्व के 85% GDP को कवर करता है। 85% GDP, ये विश्व का 85% GDP को कवर करता है G20। अगर बात कर लें, ये 75% जो है विश्व व्यापार पर अपना पकड़ रखता है। 75% विश्व व्यापार, 75% विश्व व्यापार इसके अंडर में आता है, इन 20 देशों के अंदर। अगर बात कर लें इसमें 2/3 जो आबादी है पूरे विश्व का, 2/3 आबादी, ये पूरे 2/3 आबादी इन्हीं 20 देशों में है। तो आप समझ सकते हैं इस
G20 की महत्ता कितनी ज्यादा है, इसके द्वारा लिए गए फैसले से विश्व को कितना प्रभावित होना पड़ेगा, यानी विश्व को किस ऑर्डर में लेकर के जाना है, विश्व की अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाकलापें किस हिसाब से चलेगी, वो G20 तय कर सकता है ना। तो G20 का यह महत्ता है कि 85% GDP पूरे विश्व का G20 के पास है। G20 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और 75% विश्व व्यापार इसके अंदर में आता है, 2/3 आबादी है इनके पास। अगर बात करें ये G20 बना कैसे, ये संकट के समय में उत्पन्न हुआ एक समूह है, यानी संकट का एक समूह बना है, संकट के समय में उत्पन्न हुआ था। इस समूह को एक मिनट, संकट के समय में उत्पन्न हुआ एक समूह है। अगर इसके बारे में हम लोग बात करना चाहें कि संकट में कैसे उत्पन्न हुआ, बात चली थी 1973 ईस्वी की। सबसे पहले जब 1973 ईस्वी की हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, 1973 की बात है, जब अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने जब आर्थिक मंदी को झेल रहा था, जब तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तेल की आपूर्ति बहुत कम हो गया था उन देशों में, तो तेल संकट आया था 1973 ईस्वी में। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित उन सभी विकसित देश हुए जो यूरोप और अमेरिका के देश थे, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश इसमें शामिल थे। इसमें जर्मनी भी शामिल था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इसमें 4 देश शामिल होकर के एक बैठक करता है। अमेरिका आ गया, आपका ब्रिटेन आ जाता है, यूके आता है, यानी यूएस आता है, आपका यूके आता है और फ्रांस आता है और आपका कौन आता है, जर्मनी आता है। इन 4 देशों के मिलने से 1973 में एक मतलब बैठक होता है। इससे बात नहीं बनती है तो इसमें आ जाते हैं 1975 की बात। 1975 ईस्वी में आकर के इसमें आपका इटली भी शामिल हो जाता है। 1975 में आकर के एक शामिल हो जाता है, कौन, इटली। ये 5 देशों का समूह हो जाता है। 1976 में बात आती है, फिर से इसी मुद्दे पर चर्चा होती है कि कैसे इन मंदी से बाहर निकला जाए, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या चिंतन किया जाए। इन लोगों ने चिंतन करना, जब विश्व की सबसे बड़ी यानी विकसित देशों ने चिंतन करना प्रारंभ किया तो 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हुआ। कौन हुआ, कनाडा भी शामिल हो गया इसमें। जब कनाडा शामिल हुआ तब इसका संख्या कितना हो गया, 4, 1, 5, 1, 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से अगर बात इसमें करें, ये 6 हो गया। यहाँ आपका यूएस है, यूके है, फ्रांस है और ये जर्मनी है। यहाँ आ गया आपका कौन, इटली। तो इटली और कनाडा के मिल जाने से यहाँ आ गया। अब अगर बात कर लें, इसमें मैक्सिको भी शामिल हो चुका था 1976 तक। ये अगर यहाँ देखेंगे तो ये 7 देशों का समूह बन चुका था। 1976 में G7 का गठन हो जाता है। G7 यानी विश्व के 7 सबसे विकसित देशों का संगठन बन जाता है। कौन, G7। यहाँ कौन आ जाता है, कनाडा, सॉरी, इसमें आ जाता है आपका इटली के साथ जापान। कौन आता है, इटली और जापान आ जाता है। इटली और जापान आता है, इसीलिए 4, 2, 6 और कनाडा इसमें आ जाने के बाद ये 7 हो जाता है। कितना होता है, 7 हो जाता है। G7 का गठन 1976 में हो जाता है। लेकिन 1976 ईस्वी से आगे बढ़ते बढ़ते इन सभी देशों ने, यहाँ केवल आर्थिक मंत्रियों की बैठक होती थी, यानी वित्त, सभी देशों के वित्त मंत्री और वहां के गवर्नरों की बैठक होती थी इसमें। और वे लोग अपने आप में विचार करते थे कि विश्व के ऑर्डर को यानी विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे संचालित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन इन लोगों ने विकासशील देशों को या छोटे देशों को मतलब इग्नोर करने का काम किया। लेकिन आगे बढ़ते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे इसमें 1992-91 में आकर के देखेंगे कि यूएसएसआर का मतलब भंग हो जाना हो जाता है। यूएसएसआर टूटता है। विश्व जो 2 ध्रुव में बटा हुआ था, वर्ल्ड अफेयर्स में आप लोग जानते हैं कि विश्व 2 ध्रुव में बटा हुआ था। जब वहां से जो विश्व का वैश्वीकरण शुरू हो गया 1990 के दशक से, इस वैश्वीकरण के दौर के बाद 1998 ईस्वी में 1998 ईस्वी में इसमें रूस भी शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो जाता है, रूस भी शामिल हो जाता है। और यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है, G7+1। ये G7+1 हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, G8 हो जाता है। क्या होता है, ये एक संगठन बन जाता है G8। G8 के बाद अगर बात करें, G8 के बाद अगर बात करें तो ये 7 देशों ने अभी तक विश्व के अन्य देशों को शामिल करने का प्लानिंग तो नहीं किया था। लेकिन इसमें अगर बात करें 1998 ईस्वी में ही, 1998 ईस्वी तक आते आते इन लोगों को फिर से यह फील होने लगा, यह महसूस होने लगा कि अब जो है हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 1998 ईस्वी तक आते आते 1997 में फिर एक बार आर्थिक मंदी झेला जाता है, जिसमें अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आर्थिक मंदी झेला जाता है। तो इस आर्थिक मंदी के समय में आप देखेंगे तो फिर क्या हुआ कि इसमें 20 अर्थव्यवस्था जुड़े। कैसे, तो इसमें इन लोगों ने महसूस किया कि विश्व की उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। और वैश्वीकरण में होता क्या है कि किसी एक देश में होने वाला परिवर्तन का दूसरे देश में भी असर पड़ने लगता है, क्योंकि सभी देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। यानी वैश्वीकरण उसे कहते हैं ना, जब एक अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो 1990 के दशक में जो वैश्वीकरण का
दौर चला 1998 तक आते आते रूस के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया कि एक और संगठन बनाया जाना चाहिए जिसमें हम लोग G8 कंट्री तो रहेंगे, G8 कंट्री तो रहेंगे, इसमें अन्य देशों को भी शामिल किया जाएगा। तो G8 तो यही G8 रह गया। इसी से निकला एक और कंट्री, एक और संगठन, उसी का नाम पड़ा था क्या, G20। ये कब पड़ा, 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में G20 इसका नाम पड़ा। 98 में इसमें रूस शामिल हुआ। उसके बाद 99 में आकर के G20 नाम का एक अलग संस्था बनता है, एक अलग संगठन बनता है। कौन सा बनता है, यह एक अलग संगठन बनता है, सेपरेट संगठन बनता है। G8 पहले की भांति चलता रहा, लेकिन 1914 G7 में एक खलल 2014 ईस्वी में पड़ा। 2014 की बात है, 2014 की बात है, जब 2014 ईस्वी में आकर के कौन ये आपका रूस 2014 में आकर के रूस ने जब क्रीमिया को हड़प लिया, जो आज आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, रूस ने जब क्रीमिया को हड़प लिया तो यहाँ से G8 से रूस को बाहर निकाल दिया गया। फिर से यहाँ से क्या बन गया, G8-1 बन गया, और G8-1 यानी G7 अभी भी संचालित हो रहा है। और 2023 का इसका बैठक कहाँ हुआ है, हिरोशिमा जापान में हुआ है। कहाँ हुआ है, G7 का बैठक कहाँ हुआ है, हिरोशिमा जापान में 2023 में। आपको यह भी जानकारी होगा, पिछले 2-3 वर्षों से आप देख रहे होंगे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को G7 के अस्थायी सदस्य नहीं होने के बावजूद भी इसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है, अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। तो G7 देश यहाँ तक रुका, लेकिन G20 की यहाँ में क्या हो गया, रूस को हटा दिया और ये बन गया G7 देश। और G20 देशों की बात करें तो इसमें जो 20 अर्थव्यवस्था थे, इसमें ये G7 तो थे ही, इसमें 13 और भी देश शामिल थे। कौन थे, रूस सहित 13 और भी देश शामिल थे, यही था आपका G20। लेकिन G20 में 1999 ईस्वी से केवल वित्त मंत्री प्लस केंद्रीय गवर्नरों की मीटिंग हुआ करती थी। 1999 ईस्वी से लेकर के 2008 ईस्वी तक, यानी 2007 तक, 1999 से 2007 तक केवल वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का बैठक हुआ करता था। लेकिन 2007 के बाद 2008 में फिर से एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई। आप देख रहे हैं, केवल क्राइसिस यानी केवल संकट के समय में इसे याद किया जाता है, यानी जब जब संकट आती है तब तक लोगों को ख्याल आता है कि छोटे देशों को शामिल करना चाहिए। अब यहां से जो G20 का विस्तार होता है 2008 से, कब से, 2008 से G20 की बैठक का आयोजन विधिवत रूप से शुरू हो जाता है। G20 सम्मेलन की शुरुआत होती है जिसमें शिखर वार्ता होती है। इसमें क्या होता है कि ये तो बैठक होता ही है वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नर, इसके अलावा इसके सम्मेलन में अन्य चीजों पर यानी राष्ट्रीय प्रमुखों की भी बैठक प्रारंभ हो जाती। क्या होती है, राष्ट्र प्रमुखों की बैठक, पर्यटन क्षेत्र को लेकर के बैठक, आपको विरासत स्थलों को लेकर के बैठक, अन्य मुद्दों को, पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के बैठक, अन्य मुद्दों पर। इसी आधार पर 2008 से यह कंटिन्यू चलता आ रहा है। 8 में अमेरिका इसका नेतृत्व किया, 9 में भी अमेरिका ही नेतृत्व किया। इसलिए किया कि वहां में 8 का जो आर्थिक मंदी सबसे ज्यादा अमेरिका झेला था, और इस विश्व व्यवस्था का जो एक नया संगठन था, इसमें अमेरिका सबसे बड़ा और दबदबा वाला देश था। इसीलिए अमेरिका के नेतृत्व में लगातार 2 सम्मेलन हुआ। उसके बाद क्रमिक रूप से 20 देशों में अलग अलग समय पर यह संगठन जो है, यह सम्मेलन आयोजित होती है। इसी क्रम में G20 का 18वां सम्मेलन, इसी क्रम में G20 का जो 18वां सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये कर रहा था भारत। कौन कर रहा था, ये कर रहा था आपका अपना प्यारा भारत। तो भारत इसके अध्यक्षता कर रहा था। इसके तहत हम लोगों ने देखा कि 50 शहरों में लगभग 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई। इन सभी चीजों पर आप अभी तक जान चुके हैं। G20 का उत्पन्न कहां से हुआ, 1973 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, और ये कौन, US, UK, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर 4 देशों का एक संगठन बना। 1975 में आकर के इसमें इटली और जापान जुटा, जिससे क्या हो गया, यह 6 देशों का समूह। 1976 में आके कनाडा जुटने के साथ ये G6 हो जाता है, ये G7 हो जाता है। 1998 में रूस जुटा और ये G7 से G8 बन गया। रूस को 2014 में निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने क्या किया, क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, और रूस के निकल जाने से फिर से G7 बनकर रह गया। इसी G7 ने 1999 ईस्वी में आकर महसूस किया कि हमें विकासशील और अर्थव्यवस्थाओं को भी शामिल करना चाहिए अपने संगठन में। तो उन्होंने भारत, चीन, रूस सहित कई अन्य देशों को फिर से शामिल किया, और 1999 से लेकर के अभी तक। इसीलिए हम लोग G20 की स्थापना की बात करें तो G20 की स्थापना आपसे पूछे तो आप लिखेंगे 1999। कब, G20 की स्थापना
1999 में हुई, लेकिन G20 का जो वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाने लगा है वो 2008 से हो रहा है, इसीलिए आज 18वां बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई। चलिए ये था आपका बैकग्राउंड। इन चीजों को जानने के बाद अब जानेंगे कि भारत ने क्या रचा इतिहास। इस G20 में कितने देश शामिल है, कौन कौन से आपको मैपिंग में दिख रहा होगा। अगर बात करें हम लोग अमेरिका का, तो उत्तरी अमेरिका से 3 देश हैं, कौन कौन? कनाडा है, यूएसए है और मेक्सिको है। दक्षिणी अमेरिका के 2 देश हैं, ब्राजील है, अर्जेंटीना है। कौन है? ब्राजील, अर्जेंटीना। तो 3, 2, 5 हो गया। आपका मैथमेटिक्स इतना भी कमजोर नहीं होगा, है ना। तो अफ्रीका का केवल और केवल एक देश शामिल था जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। किसका? केवल और केवल देश, अफ्रीका महादेश का केवल और केवल एक देश, ये था साउथ अफ्रीका। अगर बात करें यूरोप का, तो इसमें था यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली, 4 देश, और साथ में एक यूरोपियन यूनियन। कौन? यूरोपियन यूनियन। यहाँ जो यूरोपीय देशों का संगठन है, जो संघ है, यूरोपियन यूनियन था। उसके बाद अगर एशिया की बात करें तो एशिया में रसिया था, जापान था, साउथ कोरिया था, चाइना था, इंडिया था, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत मतलब एशिया के कितने देश? 1 2 3 4 5 6 देश थे। यहीं में आपका 7वां तुर्की था, 8वां क्या था? सऊदी अरब था। यानी 8 देश एशिया से इनमें शामिल थे। तो आपको याद रखना है एशिया से 8, यूरोप से 4, एक 5 देश प्लस एक संगठन यानी 6। उसके बाद उत्तरी अमेरिका से 3 और दक्षिणी अमेरिका से 2 और एक साउथ अफ्रीका से। तो शायद यही आपका बन जाता है 20 कंट्री, यानी 19 कंट्री प्लस एक संगठन जिसका नाम क्या था? यूरोपियन यूनियन। अब इसमें एक और संगठन हमने ऐड कर दिया है, अब ये जाकर के हो गया कितना? 21। तो G20 अब क्या बन चुका है? G21। इसी का नाम अब हम लोगों ने क्या दिया है? G21। तो अब आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो देख रहे हैं ये आपका क्या होगा? G21। तो अगली जो बैठक ब्राजील में आयोजित किया जाएगा उसका नाम G20 ना होकर क्या होगा? G21 होगा। क्या होगा? G21। तो G21 में 2 संगठन है, क्षेत्रीय संगठन, और एक का नाम क्या है? यूरोपियन, ये अफ्रीकन यूनियन, इसको शामिल कर लिया गया है। इस अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल है। कितने? 55 देश शामिल है अफ्रीकन यूनियन में। ठीक है, तो ये था आपका इतना सा बैकग्राउंड G20 का। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यही हमने बताया कि 85% ग्लोबल GDP पर इसका अधिकार है G20 देशों का। अगर G20 का और क्षमता की बात करें तो ये 75% ऑफ ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड पर इसका ये है भागीदारी है। अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज अ फॉर्म 4। तो ये सब चीज है आपका। द मेंबर रिप्रेजेंट्स अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, यानी यही सब चीज हम लोगों ने अभी चर्चा किया है। ये इंडियन एक्सप्रेस के कवरेज में भी दिखाया गया। हाउ द G20 बिकम ए प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में कैसे G20 प्रीमियर होने जा रहा है, कैसे यह महत्वपूर्ण होने जा रहा है, प्रभावशाली होगा। तो क्योंकि इसका ये कारण है कि ये 85% GDP पे, 75% आपका ग्लोबल ट्रेड पे, और क्या है 2/3 यहाँ पॉपुलेशन है, इसीलिए G20 की महत्ता काफ़ी ज़्यादा है। अब आ जाइए भारत, जो दिल्ली का भारत मंडपम आपने देखा होगा, भारत मंडपम। तो भारत मंडपम आपको दिख रहा है, कहाँ गया भारत मंडपम? तो भारत मंडपम ये भारत मंडपम जो विशाल सभागृह बनाया गया था दिल्ली के प्रगति मैदान में, ये बनाया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के जो सिडनी में ओपेरा हाउस है उससे भी बड़ा सभा भवन है ना। तो ये सबसे विशाल सभा भवन, सबसे शक्तिशाली सभा भवन था, जिसमें विश्व के 20 सबसे बड़े विश्व देशों के प्रमुख यहाँ सुरक्षित थे और यहीं पर बैठक चल रहा था। ठीक है, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तैनाती थी। दिल्ली के सभी रास्ते, कई रास्तों पर गाड़ी चलना बंद कर दिया गया था। और आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको नटराज की मूर्ति लगाई गई है। थोड़ा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे अभी विस्तार से कि क्या हम लोगों ने सांस्कृतिक डिप्लोमेसी को अपनाया, क्या संस्कृति को आगे बढ़ाकर हम लोगों ने विश्व को अपना लोहा बनवाया है। क्योंकि हम लोगों ने जो G20 का थीम दिया था 2023 में, जो भारत G20 की अध्यक्षता किया, तो हम लोगों ने थीम क्या दिया था? थीम दिया था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम हमारा थीम था। इसी को इंग्लिश में हम लोगों ने क्या कहा? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, है ना। तो एक विश्व है, एक पूरा विश्व हमारा परिवार है और हमारा भविष्य पूरे विश्व का भविष्य है ना। तो वसुधैव कुटुंबकम, भारत ने यह साबित किया कि उपनिषद में लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें कहा गया अयम निज परोवा इति लघु चेत साम गन्ना उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरे विश्व के लिए, पूरा विश्व हमारे लिए एक कुटुंब के समान है। अयम निज परोवा इति, यानी यह मेरा वह उसका, ये सब गन्ना तो नीच सोच वाले लोग करते हैं। यह
यह मेरा वह उसका, लेकिन भारत तो उदार गणना वाले लोग हैं, भारत तो उदार चरित के लोग हैं, और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वालों के लिए पूरा वसुधा ही कुटुंब के समान होता है, पूरी पृथ्वी कुटुंब के समान है। तो हमने यह साबित किया कि विश्व की मानवता की रक्षा के लिए, शांति और स्थिरता की लड़ाई के लिए भारत आज नहीं, विश्व में सबसे पहले, यानी जब दुनिया को ज्ञान की रोशनी नहीं मिली थी तब हमने उसे शिक्षा दिया था। चीन को हमने, कहा जाता है ना कि चीन को हमने बुद्ध दिया, भले ही चीन ने हमें युद्ध दिया है ना, तो पूरे दुनिया को बुद्ध देने का काम हमने किया। पूरी दुनिया को सबसे पहले शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय के माध्यम से हमने दिया, नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से एशिया और यूरोप के कई देशों को हमने शिक्षित किया। जब विश्व को ज्ञान नहीं था, ज्ञान हमने दिया। तो आज भी भारत के कंधे पर जिम्मेदारी है। भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आप देखें तो कोविड-19 के बाद बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि करने वाला देश भारत बना है। तो भारत के कंधे पर है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का, पूरा विश्व भारत पर डिपेंडेंट है। आज भारत भले ही सबसे ज्यादा उत्पादक देश नहीं है, लेकिन पूरे विश्व की उत्पादन भारत की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर भारत की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, अगर हमारे अंदर खरीद की क्षमता नहीं बढ़ेगी, तो पूरे विश्व के बाजार हैं हम, ये भी विश्व को सोच लेना चाहिए। उसके उत्पादन किए हुए सामान कहां बेचे जाएंगे, है ना। तो ये भी है। तो भारत ने जो 2023 में G20 की अध्यक्षता किया, वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आइए हम मानव केंद्रित वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमान को स्वरूप देने के लिए साथ मिलकर काम करें। तो स्वरूप, नया प्रतिमान विकसित करेंगे किसके लिए? वैश्वीकरण के लिए। किसने कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर हम बात करें वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की, जो हमारे थीम में था, उसके लिए हम लोगों ने इस सम्मेलन के माध्यम से क्या संदेश दिया? वन अर्थ, दैट मीन्स एक पृथ्वी के रूप में हरित पहल को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है, यानी पूरी पृथ्वी एक है। अगर हमारे देश में प्रदूषण होता है तो उसका असर दूसरे देश को भी जाएगा। हमारे यहाँ के पर्यावरण अगर सुरक्षित होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो उसका असर दूसरे पर्यावरण पर भी पड़ेगा। इसीलिए एक पृथ्वी के रूप में हरित पहल को बढ़ावा दिया, वन अर्थ यहाँ से सिद्ध हुआ। एक परिवार के रूप में समावेशी विकास को बढ़ावा देना। समावेशी विकास उसे कहते हैं जब अंतिम कतार में, जो समाज के जो सबसे अंतिम कतार में जो व्यक्ति हैं, उसे मुख्य धारा में लाए जाने को समावेशी विकास कहता है। यानी विकास की ऐसी अवधारणा जो समाज के सभी तबके के लोगों को छू सके, सभी तबके के लोगों तक पहुंच सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर विशेष रूप से फोकस किया गया। वन फैमिली का हमारा मकसद यही था। जिस तरह से एक परिवार की तरक्की, एक व्यक्ति की तरक्की उस परिवार के एक एक सदस्य की तरक्की पर निर्भर करता है, उसी तरह पूरे विश्व की तरक्की एक एक देश की तरक्की पर निर्भर करता है। इसके साथ साबित यह हुआ, आप देखेंगे कि दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसहमति से कैसे पारित हुआ, और नरेंद्र मोदी ने इसके लिए क्या महत्वपूर्ण मतलब वो पासा फेंका, जिससे पूरे विश्व एक मत हो गए, जो कि बाली में नहीं हो पाया था। जम्मू कश्मीर में विवाद होते आप लोगों ने देखा था, पर्यटन मंत्रियों की बैठक जम्मू कश्मीर में चल रही थी G20 का ही, उसमें सऊदी अरब और चाइना जैसे देशों ने बाइकआउट कर दिया था, और जिसके वजह से वहां साझा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। तो ऐसी विकट परिस्थिति में जब रूस यूक्रेन को लेकर के काफी विवाद छिड़ा हुआ, विश्व व्यवस्था एकजुट नहीं होना मतलब होने को तैयार नहीं है। चाइना अमेरिका के बीच मतभेद आपको पहले से पता है, नाटो और रूस के बीच का मतभेद आप लोगों को पहले पता है, और नरेंद्र मोदी ने यह साबित किया, भारत के प्रधानमंत्री ने, यानी भारत ने यह साबित किया कि ग्लोबल साउथ के लीडर हम हैं, और ग्लोबल साउथ की जो हमारी अवधारणा है, यानी विश्व के दक्षिणी देश जो पीछे रह चुके हैं, जो विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाला है, वो केवल और केवल भारत होगा। इस बात को हमने यह साबित कर दिया है। एक परिवार के रूप में समावेशी विकास को हमने बढ़ावा देने पर फोकस किया, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट मेन फोकस में रहा। ये हमारे वन फैमिली के कंसेप्ट को दिखाता है। एक बेहतरीन भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी को समन्वित करना, यानी टेक्नोलॉजी में हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। आपको अगर किसी टेक्नोलॉजी की जानकारी होती है तो आप हमसे साझा करें, हमें टेक्नोलॉजी की अगर कुछ शोध हम निकाल पाते हैं तो हम आपसे साझा करेंगे। इससे क्या होगा? एक शेयर्ड फ्यूचर में, मतलब एक शेयर्ड टेक्नोलॉजी का विकास होगा, जिसमें हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद और अन्य सभी मतलब अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने के लिए, पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए हमें यह काफी मददगार साबित हो सकती है। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के कंसेप्ट को हम लोगों ने इस माध्यम में साबित किया है। वन अर्थ दैट मीन्स हरित पहल, एक पृथ्वी सबके लिए, तो हरित पहल चलाओ। अगर वन फैमिली मान रहे हो तो समावेशी विकास के सिद्धांत पर आओ। अगर वन फ्यूचर, तुम्हें वन फ्यूचर पर यकीन है तो आओ प्रौद्योगिकी का समावेशी विकास करें, यानी समन्वित विकास करें। यह था हमारा कंसेप्ट। और नरेंद्र मोदी ने इस चीजों को साबित करते हुए अपने आप, अगर देखा होगा न्यूज में, तो अपने संबोधन को स्टार्ट जैसे ही प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, उन्होंने कहां से संबोधन प्रारंभ किया? देखिए इसी में आपको दिखेगा। डिप्लोमेसी किसका? कल्चरल डिप्लोमेसी, यानी सांस्कृतिक कूटनीति को हमने आगे रखा, और हमने यह साबित करने में सफलता भी मिली है हमें। तो जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, इन्होंने यह कहा कि जिस स्थान पर, यानी दिल्ली के जिस भारत मंडपम में हम एकत्रित हैं, उससे कुछ ही दूर, कुछ ही
किलोमीटर के फासले पर करीब 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा है। इसमें प्राचीन भाषा में लिखा है कि मानवता का कल्याण और सुख सुनिश्चित किया जाए। क्या लिखा है? कि मानवता का कल्याण और सुख सुनिश्चित किया जाए, ये बात इसमें लिखी हुई है। तो मानवता का कल्याण और सुख को सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर G20 को शुभारंभ करें, यानी G20 को इसी संदेश के साथ शुभारंभ करना है। यही था हमारा वसुधैव कुटुंबकम। ये किस स्तंभ की बात कर रहा है, आप लोग को याद आया? ये जो बात कर रहे थे मेहरौली स्तंभ के बारे में। किसके? मेहरौली स्तंभ जो दिल्ली में है, मेहरौली स्तंभ। इस मेहरौली स्तंभ का संबंध गुप्त काल से है, गुप्तों के काल से है मेहरौली स्तंभ। गुप्त वंशीय शासकों ने इसे बनाया है। यह स्तंभ पिछले 2500 साल से अभी तक इस पर जंग नहीं आया है। ये हमारे प्रौद्योगिकी को दिखाता है और इस पर कई महत्वपूर्ण संदेश छुपे हुए हैं। इस पर जो उत्कीर्णित है संदेश, उन्हें प्रधानमंत्री ने उसे समझाया, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ें। ये है आपका भारत मंडपम। भारत मंडपम देखें, कल्चरल हम लोगों ने डिप्लोमेसी को कैसे साबित करने का प्रयास किया। कल्चरल डिप्लोमेसी यानी हम लोग विरासत को सामने रख करके, यानी हम लोग संस्कृति को सामने रख करके पूरे विश्व को झुकाया है। हमारी विरासत को हमने कहा ना कि मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तो हमारे देश में आने वाले सभी मेहमानों ने हमारी वेशभूषा को धारण कर, हमारी कल्चर को धारण करते हुए खुले पैर नंगे पांव जब वह राजघाट जा रहे थे तो वो दृश्य देखने वाला था, है ना। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। बात चलेगी फिर हम लोग दिल्ली घोषणा पत्र में वो जो कॉरिडोर आया उस कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्ता पर बात करनी, बात बहुत लंबी जाएगी। तो ये है आपका थोड़ा सा, ये नटराज की मूर्ति लगी है। ये भारत मंडपम विशाल भवन बनाया गया है। ये सभा भवन है। ये क्या है? सभा भवन है। ये कहाँ बना था ये सभा भवन? ये प्रगति मैदान दिल्ली में बना। कहाँ? प्रगति मैदान दिल्ली में इस सभा भवन का निर्माण किया गया। G20 का आयोजन यहीं हुआ। कब से? 9 और 10 सितंबर को। कब? 9 और 10 सितंबर को सभा भवन में क्या हुआ? ये मतलब सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें नटराज की मूर्ति, ये 27 फीट ऊंची मूर्ति है। नटराज की इस मूर्ति के बारे में अगर बात कर लें, ये 27 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति है, 27 फीट ऊंची है। और पता है इसे तमिलनाडु में बनाया गया और दिल्ली लाया गया। 5 दिन तक लगा इसे लाने में। एक विशेष कॉरिडोर विकसित किया गया था इसे लाने के लिए। तो ये जो नटराज है ये पल्लव और चोल संबंधित है। चोल और पल्लवों का, जो चोल और पल्लव जो शासक थे, उन लोगों ने द्रविड़ शैली में जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो उसी समय आप देखेंगे वहाँ मूर्ति निर्माण शैली का मोम पद्धति के द्वारा मूर्ति निर्माण शैली। ये शिव की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? शिव शंकर की मूर्ति है। यह तांडव नृत्य करते हुए शिव को दिखाया गया है। यह नटराज की प्रतिमा कहलाती है। क्या है? नटराज की प्रतिमा। ये शिव का नटराज मुद्रा भी इसे कहा जाता है ना। तो शिव का यह नटराज मुद्रा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर आगे बढ़ें, ये था आपका भारत मंडपम। आगे बढ़ें तो आप लोगों ने देखा कि सांस्कृतिक डिप्लोमेसी को हम लोगों ने कैसे प्रमोट किया है। ये देखिए, अगर हम सभी देशों का अभिवादन को स्वीकार कहाँ किए हैं, तो अभिवादन को स्वीकार उस प्रतिकृति के सामने किए हैं। प्रतिकृति मतलब होता फोटोग्राफी। ये ओरिजिनल में पूरी नहीं लेके जाया गया है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर का पहिया है। क्या है? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो पुरी में स्थित है। ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जो उड़ीसा के पुरी में है सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण कब हुआ था आप लोगों को पढ़ाई के ध्यान से याद रखना है कि 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं सदी में। 13वीं सदी में। कौन सा कलर आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा इसमें? तो 13वीं सदी में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपको 13वीं सदी में बना था। ये गंग वंश के शासक, गंग वंशीय शासक कौन बनाए थे इसको? गंग वंशीय शासक बनाए थे इसे, जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसे बनाया गया था। ये पुरी का आपका क्या है? कोणार्क मंदिर है। ये कोणार्क मंदिर है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ये कोणार्क मंदिर में कई प्रकार की ये खगोलीय चीज़ों को दिखा रहा है। भारत का जो खगोलीय ज्ञान है इसको दिखाया गया। खगोलीय एवं गणितीय ज्ञान को स्थापित करने का ये प्रतीक है। इसमें सूर्य की दृष्टि से इसमें सभी ग्रह नक्षत्र का ध्यान रखा गया है। इसमें 12 गुना 2 पहिए हैं, यानी 24 पहिए लगे हुए हैं। 24 पहिए, और ये 12 पहिए 12 घंटे का प्रतीक है। मतलब दिन भर के 12 घंटे का प्रतीक है, यानी 12 दूने 24
24 घंटे, ठीक है। तो कई महत्वपूर्ण खगोलीय ज्ञान को भी आपस में समेटा हुआ है। 13वीं शताब्दी में भारत ने इतनी बड़ी नक्काशीदार, ये जो पत्थर का नक्काशी करके बनाया गया इतनी बड़ी प्रतिमा, उसकी प्रतिकृति के साथ हम लोगों ने विश्व को अपने विरासत के गौरव से परिचय कराया है, ठीक है। कम से कम यहाँ आते वक्त इन लोगों का, इस विश्व प्रमुखों का ध्यान तो अवश्य गया होगा भारत के उस कलाकृति के निर्माणकर्ताओं पर, उस कलाकृति पर जिसे भारत ने 13वीं शताब्दी में कल्पना नहीं किया, केवल उसे अवतरित कराया था पत्थरों की नक्काशी करके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलें, इन्होंने दिखाया नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को दिखाने का प्रयास केवल और केवल इतना नहीं था कि विश्व समुदाय यह समझे कि हम लोग इतिहास में ज्ञान का, स्थलीय ज्ञान का केंद्र हुआ करते थे। हमने इसके माध्यम से कई निशाने साधे हैं। इस नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इस नालंदा विश्वविद्यालय को साबित करते हुए हमने आतंकवाद का जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, हमने यह भी साबित किया है कि विश्व के दर्शन, धरोहर, अध्यात्म पर भी आतंकवाद का क्या खतरा उभरता है। ये आतंकवाद, आपको क्या ये नहीं लगता है कि 1193 ईस्वी में जब बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया, ये बख्तियार खिलजी का यह आतंकवादी हमला नहीं तो क्या था। भारत के इस नालंदा विश्वविद्यालय को अंत करने में उन्होंने जिस मतलब तरीके को अपनाया, 6 महीने तक कहा जाता है कि ये कौन लिखता है, मिनहाज उस सिराज लिखते हैं, मिनहाज उस सिराज लिखते हैं तबकात ए नासरी में कि इस नालंदा के खंडहर को जलते जलते 6 महीने लगे। यहाँ के 6 महीने बाद धुआं को बुझाया गया था यहाँ का। आपको पता है कि यहाँ में हजारों पांडुलिपियाँ यहाँ जला दी गई। कई बौद्ध धर्म दर्शन, ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हमारे यहाँ से नष्ट कर दिया गया। ये आतंकवादी हमला नहीं तो क्या था। विश्व को अगर उसके धर्म को, दर्शन को, उसके अस्तित्व को अगर बचाना है तो आतंकवाद के साथ हमें एक साथ साझा मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। ये आतंकवाद के प्रयासों को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। ये भी साबित किया है कि विश्व के चाइना जैसे देशों से आने वाले लोग, आप यह भी समझे कि भारत एक दिन ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। आपके यहां से आने वाले फाहियान हो या वैनसांग हो, उन सभी ने यहीं से ज्ञान अर्जित किया था। बौद्ध धर्म दर्शन का यह महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, ठीक है। इन सभी चीजों को इन्होंने साबित किया। ये आप देख रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, ये उसकी बेटी है अक्षिता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलें, ये आपका बात कर लें अगर राजघाट की, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जब इन लोगों को ले जाया गया, सभी प्रमुखों को, इन सभी लोगों ने नंगे पांव यानी खुले पैर वहां गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की महात्मा गांधी को, शांति अहिंसा का। इसमें एक बात जिक्र करना बहुत जरूरी है कि इसके बाद इसके साथ ही संदेश दिया गया 1945 ईस्वी में जब पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, जिस अमेरिका ने जिस जापान पर हमला किया था, जो जापान हिंसा का शिकार हुआ था, जो अमेरिका उस हिंसा को करार दिया था, उन सभी देशों ने एक साथ होकर इस सत्य अहिंसा के पुजारी को, हार मांस के इस पुतले को नतमस्तक होकर पुष्पांजलि अर्पित किया है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। भारत 1945 में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो विश्व के ये सभी बड़े देश, ये सभी आज तथाकथित विकसित कहे जाने वाले देश, इन सभी देशों ने क्या कर रहा था, हिंसा के पर्याय को आगे बढ़ा रहा था और हम सत्य और अहिंसा के पुजारी के साथ चल रहे थे। तो विश्व ने आज यहाँ कर झुका। अमेरिका में शांति, अमेरिका में भले ही नस्लीय चीजें आज भी नजर आती है, नस्लवाद की समस्याएं, उनमें अमेरिका में शांति और अहिंसा का प्रयास गांधी जी से प्रेरित होकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने चलाया था। वह भी गांधी जी भी उनके प्रेरक रहे थे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट, यानी ये कहाँ है, ये आपके नई दिल्ली में राजघाट के समाधि स्थल पर उन लोगों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। ये भारत के इतिहास को, भारत के गौरव को, भारत की आज़ादी की लड़ाई को स्मरण करने का प्रतीक है। इतना जब जो झुक चुका है, जब पूरी दुनिया हमारे हर बात पर, हर विरासत के सामने नतमस्तक हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि दिल्ली घोषणा पत्र यहाँ से सफल होने वाला है। इन सभी चीज़ों के अलावा जो सबसे बड़ा कारण था, दिल्ली रूस यूक्रेन वाद पर G20 अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यूक्रेन का नाम लिए बिना उन्होंने यह साबित कर दिया कि G20 के देशों समझ जाओ कि ये युद्ध का समय नहीं है। यही बात उन्होंने रूस में भी जाकर कहा था, इसमें भी कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश का क्षेत्र को हड़पने का प्रयास न करे, उसकी अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। इन सभी चीजों से नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण निशाना साधा है। शब्द एक हैं, उसके उद्देश्य अनेक हैं। उन्होंने चाइना को भी यह बात समझाने का प्रयास किया है कि आप मानचित्र का जो ये वार खेल रहे हो, आप अक्साई चीन और
अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखाकर जो मानचित्रवाद खेल रहे हैं, ये हमारी संप्रभुता पर चोट है और हम इसे मतलब मजबूती के साथ लड़ने को तैयार हैं। इसके बाद इन्होंने यह संदेश दिया कि नाटो के देश भी वहां बैठे हुए थे, यूक्रेन में शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, इस बात पर भी नरेंद्र मोदी ने जोर दिया। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने यूक्रेन का नाम लिए बिना, रूस यूक्रेन युद्ध का नाम लिए बिना रूस यूक्रेन के मुद्दे पर भी अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया और इसी के साथ सभी विश्व के सभी देशों ने इसे स्वीकार किया है। बात करें अगर G20 का जो भारत मंडपम में आयोजित हुआ G20 सम्मेलन, इसमें 20 सदस्य देश आए हुए थे, इसी के साथ 9 अतिथि देश थे। इसमें कितने थे? 9 अतिथि देश यानी गेस्ट कंट्रीज थे, जैसे बांग्लादेश एवं अन्य देश। इसमें 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी उपस्थित थे, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा WTO भी था, WTO के हेड भी यहाँ उपस्थित थे। तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। इसका जो मुख्य एजेंडा रहा हम लोगों का G20 2023 का मुख्य एजेंडा में क्या था? मजबूत टिकाऊ समावेशी और संतुलित विकास हमारा मुख्य एजेंडा में रहा। कौन सा रहा? मजबूत टिकाऊ और समावेशी संतुलित विकास। कोणार्क के सूर्य मंदिर की प्रतिकृति के समक्ष अभिवादन किया। इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया। मेहरौली का जो लोह स्तंभ है, मेहरौली का स्तंभ पर उत्कीर्णित मानवता की सेवा का संदेश से विश्व को अवगत कराया। राजघाट में गांधी जी को श्रद्धांजलि दिए गए सभी के द्वारा। भारत ब्रिटेन और भारत अमेरिका के साथ या ऐसे अन्य देशों के साथ भी भारत ने अलग से द्विपक्षीय वार्ता भी किया है इस संगठन के दौरान, इस सम्मेलन के दौरान। 9 जो अतिथि देश थे वो कौन थे? द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड और नाइजीरिया, ओमान है, सिंगापुर है और आपका क्या है? स्पेन और UAE। ये सभी 9 देश अतिथि देश थे। क्या थे? 9 अतिथि देश थे। क्या थे? गेस्ट कंट्री, 9 अतिथि देश थे। तो ये था आपका 2023 का जो G20 सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या थी इसमें। अब आ जाइए दिल्ली घोषणा पत्र पर। दिल्ली घोषणा पत्र, इसमें क्या क्या मुख्य बातें हुई? दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसहमति बनी। ये बात बहुत जोर देने वाली है कि सर्वसहमति बनी है, इसमें किसी ने इसका बायकॉट नहीं किया है। भले ही चीन के सी जिनपिंग यानी हेड ऑफ चाइना नहीं आए हुए थे, हेड ऑफ रशिया नहीं आए हुए थे, वो मतलब कि आपका व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आया था, तो इन दोनों देशों की दोनों ही हेड की अनुपस्थिति में उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि रूस से कोई नहीं आया था, ऐसा नहीं कि चीन से कोई नहीं आया था। चीन के प्रधानमंत्री आए हुए थे, रूस की तरफ से भी उसके द्वारा प्रतिनिधि भेजा गया था, है ना। तो यहाँ पर चीन और रूस के हेड की अनुपस्थिति में भी ये जो है सर्वसहमति से पारित हो गया है दिल्ली घोषणा पत्र। अभी हम लोग जानेंगे इस घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें दी गई है और यह घोषणा पत्र कितना लंबा चौड़ा था। G20 उपग्रह का प्रस्ताव रखा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार, उन्होंने कहा कि G20 अपना एक स्पेशल उपग्रह लॉन्च करे जो सूचना एवं संचार की दृष्टि से G20 के सभी देशों को, सभी गरीब और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों को भी सभी को समान रूप से उसका फायदा मिल सके। ठीक है, ताकि वो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सके। अफ्रीकी यूनियन को अस्थायी सदस्यता दिए जाने की बात कही गई और बात नहीं की गई, इसको अस्थायी सदस्यता दिया गया। ठीक है, अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष वहां उपस्थित थे। अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष को G20 की अस्थायी सदस्यता ग्रहण करवाया है। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली पर सहमति हुई है। इंटरनेशनल टैक्स, जैसे कि हमारे यहाँ GST को एक देश एक टैक्स, GST के जो फॉर्मूले को इन्होंने विश्व पर लागू करने का भी प्रयास किया है कि पूरे विश्व में टैक्स की एक जैसी प्रणाली होनी चाहिए ताकि किसी भी कंपनी को किसी भी देश में जाकर व्यापार करना, उद्योग धंधे स्थापित करना सरल हो जाए। ठीक है, तो वो टैक्स प्रणाली की जटिलता समाप्त हो जाए। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की घोषणा की गई है। बायोफ्यूल्स यानी जैव ईंधन, तो जैव ईंधन पर एक संगठन बनाया जाएगा जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। इस पर मध्य पूर्व यूरोप महा आर्थिक कॉरिडोर, इन सभी चीजों पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यही सब हम लोगों का आज का महत्वपूर्ण चर्चा का मुद्दा भी रहने वाला है। इस कॉरिडोर से क्या होगा, बायोफ्यूल्स अलायंस में कौन कौन शामिल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली कैसी होगी, अफ्रीकी यूनियन के अस्थायी सदस्य मिलने से वहां के अध्यक्ष कौन थे, क्या था, ये चीजों को देखेंगे। बात करें दिल्ली घोषणा पत्र की, तो दिल्ली घोषणा पत्र का जो विशेषता था, यह घोषणा पत्र 37 पेज में था। कितना पेज में? 37 पेज में लिखी थी दिल्ली घोषणा पत्र। 83 पैराग्राफ में लिखा हुआ था यह घोषणा पत्र। आतंकवाद पर विशेष जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि किसी सभी प्रकार के आतंकवाद
भारत यानी विश्व की स्थिरता और शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण खतरा है, यानी आतंकवाद को मुख्य रूप से मुद्दा के रूप में उठाया गया। वन फ्यूचर अलायंस भी घोषित करने का प्रयास किया गया कि हम लोगों को प्रस्ताव है इसमें कि हम सभी G20, G21 के सदस्य मिलकर वन फ्यूचर अलायंस भी गठित करें, यानी साझा भविष्य निर्माण के लिए भी प्रयास करें। अफ्रीकी यूनियन को अस्थायी सदस्यता दिया गया। अफ्रीकी यूनियन में आपको पता होना चाहिए कि 55 देश हैं। कितने देश हैं? अफ्रीकी यूनियन में कुल 55 देश हैं। कितने देश हैं? 55 देशों का संगठन है अफ्रीकी यूनियन। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे अजाली मसोहनी, यानी अजाली जी आए हुए थे। अजाली को इसकी अध्यक्षता, इसकी सदस्यता दिलाया गया। वसुधैव कुटुंबकम, ये क्या था? वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश था हमारा, उसको हम लोगों ने सिद्ध किया कि पूरे विश्व को एक साथ मिलकर काम करना आज समय की जरूरत है। ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ का मतलब है कि विश्व को अगर इस तरह से एक पृथ्वी को गोला के रूप में देखें, इसके बीचों बीच जाने वाली जो 0 डिग्री जो आपका अक्षांश होता है, यानी भूमध्य रेखा होता है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में सभी विकसित देश हैं। दक्षिण में कौन है? अफ्रीका है। दक्षिण में आपका कौन है? तो आपका दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिण में कौन है? भारत सहित और कोई क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सभी क्या रह गए हैं? विकासशील रह गए हैं, पिछड़े रह गए हैं। सभी विकसित देश उत्तर में आ गए हैं। ये जो ग्लोबल साउथ है, इस ग्लोबल साउथ के कंसेप्ट का नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार है और भारत ने यह साबित कर दिया है। अफ्रीकी यूनियन जो अफ्रीका का मतलब अफ्रीका का केवल एक दक्षिण अफ्रीका ही शामिल था G20 में, अब अफ्रीकी यूनियन शामिल है जिसमें 55 अफ्रीका के देश शामिल हैं। तो अब जो है ग्लोबल साउथ का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता दिख रहा है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मतलब भारत करने जा रहा है। ठीक है, इसमें और भी चर्चाएं, जो अन्य चर्चित मुद्दे क्या क्या रही इस घोषणा पत्र में, खाद्य और पोषण की सुरक्षा को स्थापित करने का प्रयास किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम केवल खाद्य सुरक्षा नहीं, पोषण की भी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। क्या करते हैं? पोषण सुरक्षा की भी गारंटी देने पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब भूखमरी के इंडेक्स में हम लोगों को अब आगे जाना है। भूखमरी इंडेक्स में महिला एवं जलवायु परिवर्तन, यानी महिलाओं पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन का जो असर है, महिलाओं पर जो जलवायु परिवर्तन का असर पड़ता है, इससे महिला सशक्तिकरण का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो महिला सशक्तिकरण के बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए जलवायु के क्षेत्र में हमें मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य प्रणाली भी हमें विकसित करना होगा, यानी यह संकेत कर रहा है आयुष मंत्रालय की ओर। भारत जब पारंपरिक चिकित्सा की बात कर रहा है तो उसमें जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य प्रणाली पर बात की जा रही है। अगर जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य प्रणाली नहीं होगी तो फिर कोविड-19 जैसे कई नए नए रिसर्च से कई नए नए वायरस सामने आएंगे। इसीलिए जलवायु अनुकूल अगर स्वास्थ्य प्रणाली होगी, पारंपरिक चिकित्सा की ओर अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर पेड़ पौधों और उनसे वनस्पतियों से उत्पन्न होने वाले औषधि का प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा? जलवायु अनुकूल होगा। क्या होगा? AI पर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर मतलब और चर्चा पर जोर दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर में होने जा रहा है और भारत करेगा इसका नेतृत्व। तो इन्होंने कहा कि इस पर और चर्चा की जरूरत है। कृषिगत व्यापार सीधा पर मतलब कृषिगत व्यापार सुविधा पर जोर दिया गया। व्यापार ऐसा हो जिसमें कृषिगत वस्तुओं का जो है आवागमन क्या हो जाए? आसान हो जाए। भारत कृषि प्रधान देश है। साथ ही विश्व के देशों को भारत ने समझाया है कि बढ़ती हुई महंगाई के दौर में, यानी अब जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो महंगाई की ओर बढ़ रहा है, तो महंगाई के इस दौर में खाद्यान्न की एक समस्या उत्पन्न होती है। खासकर विकासशील और अल्प विकसित देशों में यह समस्या उत्पन्न होती है कि वहाँ की जनसंख्या को अपना भरण पोषण करने लायक भी खाद्यान्न उत्पाद मतलब उसे पहुँच नहीं हो पाता है उस तक। तो कृषिगत व्यापार को की सुविधा पर जोर दिया गया है। सीमा पार लेन देन को अधिक विश्वासजनक बनाने पर काम करने की बात की गई है। इसमें स्टील, ये स्टील लिखा गया है, स्किल होगा। क्या होगा? स्किल का जो गैप है, यानी जो हमारे अंदर हुनर का गैप है, कौशलता का गैप है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की कुशलता की आवश्यकता है। इस स्किल गैप को वैश्विक चुनौती माना गया है और इस पर सहयोग की अपील की गई है। स्किल का जो गैप है, अलग अलग देशों में अलग अलग लोग अलग अलग पेशे के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो स्किल के क्षेत्र में सभी को मिलजुल कर काम करना होगा, स्किल डेवलपमेंट पर काम करना होगा। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा। तो आपको याद रखना है इसमें किन किन मुद्दों पर विशेष रूप से फोकस किया गया? आतंकवाद पर, स्किल डेवलपमेंट पर, सीमा पार लेन देन पर, इस पर बात किया गया, कृषिगत व्यापार पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और किस पर बात किया गया? इसमें बात किया जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य प्रणाली पर, उसके बाद महिलाओं पर, जलवायु परिवर्तन पर, खाद्य और पोषण पर। ये सभी हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाइए आप लोग। ये है आपका अफ्रीकी यूनियन। क्या है?
अफ्रीकी यूनियन में ये सभी देश शामिल हैं और अफ्रीकी यूनियन में सदस्यों की संख्या कितना है? 55 है। क्या है? अफ्रीकी यूनियन में आपका सदस्यों की संख्या क्या है? 55 है। ठीक है, अब आ जाइए अफ्रीकी यूनियन के जो अध्यक्ष यहाँ भारत में पधारे हुए थे, इसका नाम था अजाली असोमानी। क्या नाम था? अजाली असोमानी जी। आपसे पूछा जा सकता है अजाली असोमानी। अब अफ्रीकी यूनियन के हेड क्वार्टर की बात करें, अफ्रीकी यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर कहाँ है? वो हेड क्वार्टर आपका अदीस अबाबा में है। कहाँ है? अदीस अबाबा में हेड क्वार्टर है इसका। अदीस अबाबा में इसका हेड क्वार्टर है। इसके अध्यक्ष जो है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अजाली असोमानी। ये है आपका पूरा अफ्रीका, इसमें मेडागास्कर भी सम्मिलित है। ये 55 देशों का अफ्रीकी यूनियन था जिसे शामिल कर लिया गया। अब आ जाइए उस कॉरिडोर पर जिसका नाम है IMEC कॉरिडोर, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये जो बनने जा रहा है, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये आपका प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत से आप चले जाएंगे कहाँ? फारस की खाड़ी में, जहां आपको मिलेगा सऊदी अरब और UAE। उस देशों से हाथ मिलाते हुए सऊदी अरब के बीचों बीच फिर पहुंच जाएंगे कहाँ? स्वेज नहर पे। स्वेज नहर में आपको हाथ मिलाना होगा मिस्र से, फिर मिस्र आपको सहायता करेगा कि चलिए आप भूमध्य सागर की सैर करते हैं। भूमध्य सागर की सैर करते हुए आप पहुंचेंगे इटली, और इटली जैसे ही पहुंचे तो आप यूरोप पहुंच गए। यहाँ से तो कहीं भी जा सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा का विकास किया जाएगा। ये आपको दिख रहा है, इजराइल के कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आपको दिख रहा है। इस पर काम करने पर विशेष रूप से चर्चाएं हुई है। इस सम्मेलन के बाद का, ये G20 का नहीं है, G20 के तहत, G20 के सम्मेलन के दौरान ही भारत, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे कई मित्र देशों ने बैठकर इस गलियारा को लागू करने पर बात किया है। इस गलियारे की विशेषता की बात कर लें, यही गलियारा है जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। भारत से चलेंगे दुबई हिस्से में, अब आगे बढ़ेंगे सऊदी अरब होते हुए आप यूरोप पहुंचेंगे। और इस गलियारे में आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि इस गलियारे में जो है रेल मार्ग भी होगा, सड़क मार्ग भी होगा और जल मार्ग यानी बंदरगाह भी होगा। ठीक है, ये तीनों का नेटवर्क होगा। इसमें सुरक्षित संचार व्यवस्था होगी। समुद्री केबल नहीं है, यह केबल जो तार वाला केबल होता है ना, समुद्री केबल वाला नेटवर्क होगा जो संचार को सुरक्षित करेगा। स्वच्छ ईंधन निर्यात की भी व्यवस्था होगी, जिसमें बायोफ्यूल अलायंस हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस कॉरिडोर में भारत, सऊदी अरब, UAE एवं अन्य मित्र देश शामिल होने वाले हैं। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, विश्व को घेरे की नीति के तहत उन्होंने जो अपना आर्थिक विकास के नाम पर विश्व को घेरने पर और छोटे छोटे देशों को अपना गुलाम बनाने पर उतारू बना हुआ है, उसके BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये क्या होगा? विकल्प होगा। क्या होगा? ये विकल्प होने वाला है उसका, यानी उत्तर होने वाला है। ठीक है, ये था आपका कॉरिडोर। वैश्विक जैव ईंधन संगठन पर ये देख रहे हैं सभी लोगों ने एक साथ हाथ मिलाया है। इसमें कौन कौन शामिल होने जा रहा है? तो इसमें शामिल होने जा रहा है आपका सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस और अर्जेंटीना। इन सभी देशों के द्वारा इसमें शामिल होने की घोषणा की गई है। अब लास्ट में आ जाइए, इन सभी चीज़ों के बाद अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, थोड़ी सी अगर चर्चा हम लोग इस पर कर लें। G20 का अध्यक्ष, अभी हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे G20 का गठन कैसे हुआ, वो कैसे G7 से निकल के G20 तक पहुंचा। यानी हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि कैसे G20 न्यूयॉर्क के आर्थिक बैठक से लेकर के भारत मंडपम यानी नई दिल्ली पहुंचा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से निकलकर नई दिल्ली तक के G20 के सफर को हम लोगों ने देखा कि G20 कैसे G21 हो गया, किसे इसमें अस्थायी सदस्यता दिया गया, अफ्रीकन यूनियन को। इन सभी चीज़ों पर चर्चा के बाद आज हम लोग फिर से यहाँ पर आ चुके हैं कि ये अब जो अगला सदस्यता होगा यानी 2024 की जो अध्यक्षता करने वाले हैं, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। कौन है? ब्राज़ील के राष्ट्रपति को सौंप दिया है हमने। लेकिन इसके बाद क्या बैठक नहीं होगी? G20 का भारत की अध्यक्षता में? तो नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नवंबर के महीने तक हमारे पास अध्यक्षता की जिम्मेदारी है और नवंबर महीने में हम एक वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो नवंबर महीने में एक वर्चुअल मीटिंग फिर से होगा जिसकी अध्यक्षता भारत करेंगे। और भारत के बाद अब ट्रोइका जो गठन होता है, जो आप देखते होंगे ट्रोइका बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। इसमें पहले कोई देश जो अभी इंडोनेशिया यानी इससे एक साल पहले तो ये जो एक साल पहले का अध्यक्षता जिन्होंने किया है वो कौन था आपका? वो कौन था? इंडोनेशिया था। कौन था? इंडोनेशिया ने पिछले साल किया था।
और इस बार किसने किया? भारत ने किया है। इसके बाद कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। तो ब्राज़ील आपको ट्रोइका में शामिल हो चुका है। तो ट्रोइका जो बनता है 3 देशों का ट्रोइका, तो ये है पिछले वर्ष का, वर्तमान वर्ष का और आगामी वर्ष का। ये कौन है? ट्रोइका में शामिल हो गए ब्राज़ील। तो उसे थामने दे दिया है G20 की अध्यक्षता को। तो ये हम लोगों ने देखा G20 के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है, कैसे कैसे ये विकास हुआ, कौन कौन देश इसमें शामिल हैं। तो ये था हम लोगों की चर्चा का आज का मूलभूत तत्व जिन्हें हम लोगों ने जान लिया है। सभी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। वन अर्थ के बारे में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, नरेंद्र मोदी ने मेहरौली स्तंभ का साक्ष्य देकर कैसे हम लोगों ने साधा है कल्चरल डिप्लोमेसी को। कल्चरल डिप्लोमेसी में क्या क्या चीज़, नालंदा विश्वविद्यालय, कोणार्क का सूर्य मंदिर और राजघाट पर महात्मा गांधी के समाधि स्थल। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत मंडपम के बारे में, उसके बारे में डिटेल चर्चा हो गई। तो इन सभी चीज़ों के साथ हम लोगों का G20 2023 का ये चर्चा यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आपके द्वारा आया हुआ कमेंट हमारी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए श्रेया इसके यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।